तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ और ये वीडियो रे ऑप्टिक्स चैप्टर पे है जिसका कि फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब तुम वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उसके साथ तुम्हारा जो माइंड है वो भी दौड़ते रहना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको ठीक से ऑब्जर्व करो। उसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं उसका मतलब समझो, वो कैसे आगे के टर्म्स में यूज होंगे उसे समझते रहो, तभी तुम उसका आगे फर्दर यूज कर पाओगे। क्योंकि जो टर्म यहाँ पे मैं बताऊंगा वो पूरे चैप्टर में आगे बीच बीच में आता रहेगा। इसलिए ठीक से वीडियो देखना और समझना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनना नहीं है। तुम्हारे दिमाग का ट्यूबलाइट चलते रहना चाहिए पूरी वीडियो में। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन और उसको सिंपल केस में प्लेन मिरर की हेल्प से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर है क्या, और फिर उसके बाद में लाइट रेज जो है प्लेन मिरर पे कैसा बिहेव करता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मिरर। मिरर हम किस चीज को कहते हैं? तो मिरर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं एनी शाइनी सरफेस विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। मिरर को हम इस तरह के डायग्राम से दिखाते हैं। ये डैश डैश जो है नीचे वाले सरफेस पे, ये बता रहा है कि ये पॉलिश सरफेस है, और ऊपर वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब लाइट जब इस पे पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर है और एक लाइट रे उस मिरर पे इंसिडेंट होती है, मतलब उस मिरर पर पड़ती है। ये जो लाइट रे जो मिरर पे इंसिडेंट होता है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट होता है उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मैं सारे टर्म बता देता हूं और तुम्हें ये जो टर्म जो है वो याद रखने होंगे, क्योंकि अगर कहीं पर भी ये टर्म आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब लाइट रे जब मिरर पर पड़ता है तो मिरर पे पड़ने के बाद वो उसी मीडियम में वापस रिटर्न बैक हो जाता है। तो ये जो लाइट रे जो रिटर्न बैक हो रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये फेनोमेना जो है हमारा वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। दैट मीन्स व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन द मिरर एंड आफ्टर दैट इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करने के लिए कुछ जरूरी और टर्म है जिसको कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे तो मैंने बता दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जिसके टर्म्स में हम बाकी इसके पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर। दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इसको हमने नॉर्मल बोला और इसी के टर्म्स में हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने डिफाइन कर दिया। अब ये दो इंपॉर्टेंट एंगल है और इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है तो हम उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो है हम इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे क्योंकि इसी में मैथमेटिकल फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू R होता है। जैसे कि तुमने देखा होगा तो घर में जो हमारा मिरर होता है जिसमें कि हम अपनी शक्ल देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो इसका एक्सपेरिमेंट हम सबने बचपन में किया है। उस प्लेन मिरर को हम सनलाइट के सामने रख के उसका रिफ्लेक्शन हमने अपने दोस्तों के चेहरे पे करवाया है कि हमने देखा है कि इतनी तेज लाइट चेहरे पर पड़ती है कि आंख एकदम से बंद हो जाता है। तो वो क्या है,
है रेगुलर रिफ्लेक्शन है कि उसको हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा तो जो भी लाइट रेज उस मिरर पे पड़ा रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया, मतलब हमारे चेहरे की तरफ गया, और उस पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है कि सारी लाइट रेज हमारे चेहरे पे आती है और आंख में पड़ती है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है जिसमें लाइट रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जिसमें कि I नॉट इक्वल टू R होता है, मतलब लाइट रेज पड़ने के बाद जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है, जो कि नॉर्मली हमारा होता है। जैसे लाइट अगर दीवार पे पड़ती है तो दीवार पे पड़ने के बाद वो हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। इसी तरह से जब हम फिल्म देखते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, जो स्क्रीन पे लाइट पड़ती है वो पड़ने के बाद इक्वली हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसलिए हर डायरेक्शन का जो ऑडियंस है वो पिक्चर को देख सकता है। अगर उस केस में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में जाती और उससे क्या होता, सिर्फ एक तरफ का ऑडियंस पिक्चर देख पाता और बाकी नहीं देख पाते। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम आगे डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और बता देता हूं कि ये इंसिडेंट रे जो है अगर वो सीधा जाता तो इस तरह से जाता। हम बोलते हैं कि अगर इंसिडेंट रे सीधा जाता तो इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चला गया तो उसकी बेंडिंग कितनी हुई इंसिडेंट रे की, ये उसका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। तो इंसिडेंट रे इतने एंगल से बेंड हो गया, मतलब उसका एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला पार्ट होगा। और इस एंगल ऑफ डेविएशन को तुम रिलेट भी कर सकते हो। अगर मैं इस नॉर्मल को इस तरह से एक्सटेंड कर दूं आगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल जो हुआ 180 डिग्री हुआ। तो देयरफॉर आर प्लस डेल्टा प्लस आई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। अब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हम जब रिफ्लेक्शन कहते हैं तो उसका नॉर्मल मतलब होता है कि हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब आगे से जब भी रिफ्लेक्शन वर्ड यूज होगा तो तुम समझ जाना उसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन ही है। तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉज डिफाइन करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का लॉज क्या कहता है, तो पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों लाइन होगी, ये जो यहां पे ये तीनों लाइन देख रहे हो, ये एक ही प्लेन पे होगी, ये पहला लॉ है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है, और अगर मान लो इंसिडेंट रे बोर्ड पे है, नॉर्मल भी बोर्ड पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों बोर्ड पे हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके बोर्ड से बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो तीनों इस तरह से होंगे कि ये एक ही प्लेन पे फॉल करेंगे। तो मतलब अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल बोर्ड पे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पे ही होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में से ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बोर्ड से बाहर आके डिफरेंट प्लेन में जाए। तो ये पहला लॉ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, जो दूसरा लॉ है जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी है, तो दूसरा लॉ ये कहता है कि इन द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये हमारा दूसरा लॉ है। अब ये जो हमारा मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, तो इसलिए इस मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब जब प्लेन मिरर पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होगा, वो तो देख ही चुके हैं, और उसके बाद कुछ और बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट किसी प्लेन मिरर पे पड़ेगी तो प्लेन मिरर उसका इमेज फॉर्म कर सकता है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और इमेज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट भी हमारा दो तरह का होता है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
तो कोई भी पॉइंट जो लाइट का सोर्स है, जिससे निकलने वाली लाइट मिरर पे पड़ती है, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट जो है वो मिरर पे इंसिडेंट होती है, पड़ती है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इंसिडेंट रे को एमिट करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे का सोर्स है, मतलब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे एमिट होती है। अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो रियल ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे को एमिट करता है, मतलब इस तरह से अगर लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही है, और एमिट हो रही है मतलब वो डाइवर्जिंग फॉर्म में होगा। डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से दूर होना, तो उसको हम बोलते हैं कि डाइवर्ज हो रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे एमिट हो रहे हैं और डाइवर्ज हो रहे हैं, तो वो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो नॉर्मल जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे लाइट रेज बाहर निकलेंगी, और लाइट रेज जब वो एमिट करेंगे तो वो डाइवर्जिंग फॉर्म में ही होगा। तो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ स्पेशल कंडीशन में हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे रियल ऑब्जेक्ट में क्या था कि रियल ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे का सोर्स था, और उसमें से इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग फॉर्म में बाहर निकल रही थी। तो जस्ट इसका उल्टा हो तो उसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल केस में एग्जिस्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मतलब इंसिडेंट रे अगर किसी पॉइंट पे मीट करती हुई लग रही है, तो वो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट से तो इंसिडेंट रे निकलेंगी, और निकलेंगी तो डाइवर्जिंग फॉर्म में निकलेंगी। लेकिन अगर कहीं पे सिचुएशन उल्टा है, मतलब इंसिडेंट रे जो है एक्चुअली में किसी पॉइंट पे मिलती हुई लग रही है, तो वो पॉइंट जो है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह तो काम करेगा, लेकिन वो रियल ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन के जस्ट अपोजिट है, तो उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन को दिखाने के लिए मैंने ये एक प्लेन मिरर लिया, और मैंने एज्यूम किया कि दो इंसिडेंट रे इस पे कन्वर्जिंग फॉर्म में आ रही है। तो ऑब्वियसली जो ये दो इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग फॉर्म में आ रही है, तो ये किसी रियल ऑब्जेक्ट से तो आ नहीं रही होंगी, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट से रे तो डाइवर्जिंग फॉर्म में निकलता है। तो ये किसी किसी स्पेशल सिचुएशन में आ रही है, और वो सिचुएशन क्या होगा तो उसको आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, जहां पर ऐसा सिचुएशन आएगा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी जस्ट तुम एज्यूम कर लो कि इस तरह की कोई इंसिडेंट रे आ रही है। तो ये दोनों रे क्योंकि प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का कलेक्शन वाला जो पॉइंट है प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्योंकि इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है, तो ये किसी पॉइंट से निकल तो नहीं रही होंगी, लेकिन अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं, इस तरह से एक्सटेंड करूं, तो ये मुझे इस पॉइंट पे मिलते हुए लगेंगे। तो मतलब इस केस में ये इंसिडेंट रे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि अगर ये सीधा आगे जाएंगे तो इस पॉइंट पे मीट करेंगे। और क्योंकि इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट से निकल नहीं रहे हैं, बल्कि इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, प्लेन मिरर के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। पर ये पॉइंट इंसिडेंट रे का सोर्स नहीं है, यहां से इंसिडेंट रे निकल नहीं रही है, बल्कि इंसिडेंट रे मिल रही है या मिलती हुई लग रही है। तो इसलिए ये जो होगा प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टर्म आता है इमेज। क्योंकि प्लेन मिरर और जो भी मिरर हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है कहीं पे। तो बेसिकली इमेज क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे मीट कर सकती हैं, या मीट करती हुई लग सकती हैं। दोनों केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मीट करती हुई लगती हैं, या फिर एक्चुअली में मीट करती हैं। दोनों केस में जो वो दूसरा पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है या मीट करती हुई लग रही है, वो जो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट है जिससे कि लाइट रेज एमिट हो रही थी, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, बिल्कुल उसी की तरह अपीयर होता है, तो उसको हम इमेज बोलते हैं। तो
किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए वहां पे रिफ्लेक्टेड रे कलेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए, क्योंकि एक रिफ्लेक्टेड रे के कलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कम से कम हमें 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट पे कलेक्ट हो रहा है या फिर एक पॉइंट पे कलेक्ट होता हुआ लग रहा है, और फिर वो जो पॉइंट होगा उसको हम इमेज बोलेंगे। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होगा, और इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट से कम 2 इंसिडेंट रे हमें लेनी पड़ेंगी। तो एटलीस्ट 2 रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी टू फॉर्म इमेज, और फिर हम बोलेंगे उससे बाकी जितनी भी रे है वो भी उसी पॉइंट पे कलेक्ट हो रही हैं। तो जितनी ज्यादा रेज होंगी उतनी ज्यादा इमेज की इंटेंसिटी होगी, उतना ज्यादा ब्राइट होगा। अब जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को रियल और वर्चुअल डिफाइन किया था, उसी तरह से इमेज को भी हम रियल और वर्चुअल डिफाइन कर सकते हैं। रियल इमेज क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, इफ रिफ्लेक्टेड रे कलेक्ट्स एट अ पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट्स एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक्चुअली में कलेक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो पॉइंट रियल इमेज है ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट का। तो ये कब होगा? जब रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रहे होंगे। तो जब रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रहे होंगे तो मतलब वो एक्चुअली में एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, तो उस केस में इमेज हमारा रियल होगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज हो रहे होंगे। तो जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रहे हैं तब तो वो एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड रे को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो वो किसी पॉइंट पे मिलते हुए लग रहे होंगे। तो उस केस में जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मिलते हुए लगते हैं उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन, इफ द रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज, then on extending backward they appears to be meeting at another point, and they appears to be meeting at a certain point, and this point is the virtual image of the real object। तो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों समझ में आ गया। अब इस बेसिस पे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन देखेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है। तो सिंपल केस के लिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और हम देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। तो मैंने ये एक प्लेन मिरर ले लिया, उसका ये सरफेस पॉलिश्ड है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो हमें कम से कम 2 लाइट रेज एमिटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना होगा, और वो 2 लाइट रेज प्लेन पे इंसिडेंट होंगी। तो एक सिंपल टाइप का लाइट रेज ले लिया जो बिल्कुल इस लाइन के अलोंग जा रहा है, और ये लाइट रेज इस तरह से जाएगा और इस पॉइंट पे मिरर पे इंसिडेंट होगा। तो इस लाइट रेज के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो एक परपेंडिकुलर लाइन मिरर पे इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, तो ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल है, मतलब दोनों एक ही लाइन पे है, इसलिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा। मतलब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, क्योंकि इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल, एक ही लाइन पे है, तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। और हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी अलोंग द नॉर्मल ही जाएगा, और इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्टेड रे इसी लाइन से वापस लौट जाएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट से निकलने वाला एक और लाइट रेज लेते हैं। तो ये लाइट रेज इस तरह से गया और इस पॉइंट पे मिरर को स्ट्राइक किया, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन यहां पे नॉर्मल कहलाएगा। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में होती हैं। तो इंसिडेंट रे ये है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ से इतना ही एंगल बनाता हुआ रिटर्न बैक होगा। तो आई इक्वल टू हमारा आर है। अब एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है। इमेज बनाने के लिए हमें दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए होता है, जो हमें मिल चुका है। अब इमेज कैसा बनेगा, तो क्लियरली देख सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डाइवर्जिंग है। तो जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग होगा तो इसका मतलब हुआ कि वो एक पॉइंट पे तो जाके मिलेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है रियल नहीं बन सकता है। लेकिन डाइवर्जिंग है, तो अगर इनको हम बैकवर्ड एक्सटेंड करें, जैसे इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं तो ये आया, इस तरह से जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो वो इस तरह से जाएगा, और इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ जो डाइवर्जिंग रे है, अगर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो तो वो किसी पॉइंट पे जाके मीट होंगी, मतलब वो उस पॉइंट से आती हुई लगेंगी। तो अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज में पहुंचे, तो क्योंकि हम लाइट रेस को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए देखते हैं, तो हमें क्या लगेगा, ये दोनों लाइट रेस इस पॉइंट से निकल के आ रही हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक्चुअली में नहीं आ रही है, बल्कि हमें आती हुई लग रही हैं। और ये जो पॉइंट है जिससे रिफ्लेक्टेड रे आती हुई लग रही है, वो इस ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, और इसको हम इस पॉइंट ओ का इमेज कह सकते हैं। और क्योंकि इस पॉइंट से एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे आ नहीं रही है, बल्कि उस पॉइंट से आती हुई लग रही है, appears to be coming from a point, तो इसलिए ये पॉइंट जो है इमेज का तो काम कर रहा है। और कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो नॉर्मल केस में प्लेन मिरर से हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। तो सिंपल केस में प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इमेज वर्चुअल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनता है। और तुम इसे सिंपल ज्योमेट्री से प्रूव भी कर सकते हो। ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है मिरर पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी मिरर पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो ये आई है तो ये भी आई होगा। इसी तरह से ये नॉर्मल, और क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो इस पैरेलल लाइन के साथ अगर ये आर बना रहा है तो दूसरे के साथ भी आर बनाएगा। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। और अगर तुम इन दो ट्रायंगल में देखते हो तो क्योंकि आई और आर तो इक्वल है, तो इस तरह से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल भी इसका इक्वल हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है। और देखो ये साइड जो है तुम्हारा, वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड भी इक्वल होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया। और इसी तरह से हम किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज बनाए तो इसी तरह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, और इमेज की जो साइज है और जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो इक्वल होगा। उसको तुम चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, उसको भी तुम लॉजिकली समझ सकते हो। जैसे कि मैंने ये एक प्लेन मिरर बनाया है, और ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है जिसको एक्सिस में बोल सकता हूं, और यहां पे मैंने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया है ए और बी। अब देखते हैं इसका इमेज कैसे फॉर्म करेगा प्लेन मिरर। तो सिंपल यही हम आउटलाइन लेते हैं, डिटेल में नहीं जाता हूं, जस्ट रिजल्ट का यूज करके मैं बना देता हूं। तो जैसे ये वाला पॉइंट देखो, तो इस पॉइंट का इमेज इस स्ट्रेट लाइन पे उतनी ही डिस्टेंस पे बना है। तो ए का जो इमेज बनेगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है तो मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे की तरफ बनेगा, मतलब ए डैश।
अब बी का इमेज बनाओ, तो मैं बी से एक स्ट्रेट लाइन प्लेन मिरर पे ड्रॉ करता हूं, और सेम कॉन्सेप्ट से हम बी का इमेज भी प्लेन मिरर के दूसरी तरफ फॉर्म कर सकते हैं। प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे बी है उतनी ही डिस्टेंस पे उसका इमेज भी होगा, तो बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन पे इमेज बनेगा बी डैश। तो क्लियरली ये जो है हमारा ए डैश बी डैश ए बी का इमेज बन रहा है, और क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि दोनों जो है प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली जो ऑब्जेक्ट की साइज है और जो इमेज की साइज है वो इक्वल होगी। तो तीसरा रिजल्ट भी इस तरह से हमने ऑब्टेन कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज की भी साइज होती है। चौथा जो है, जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड होने का क्या मतलब हुआ कि उसमें जो लेफ्ट साइड की चीजें हैं वो इमेज के राइट साइड में दिखाई देती हैं, और राइट साइड की चीजें जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देती हैं। लैटरल इन्वर्जन को तुम इस फिगर से भी समझ सकते हो, जहां पे ए बी सी डी हमारा ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर उसका इमेज जो है ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश बना रहा है। तो देखते हैं इसका इमेज एक्चुअली में प्लेन मिरर में कैसे बनेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, तो ये जो ए बी वाली लाइन है वो बोर्ड पे है, और ये जो सी डी वाली लाइन है देखो उसको मैंने डैश 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 से दिखाया। इसका मतलब वो वाला जो लाइन है वो बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के दूसरी तरफ है। मतलब ऑब्जेक्ट बोर्ड पे इस तरह से रखा हुआ है, ये वाला साइड ए बी है और इधर वाला साइड सी डी है। तो सी डी वाली साइड बोर्ड के अंदर है और ए बी वाली साइड जो है बोर्ड पर है। अगर हम इसके इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो देखो इमेज फॉर्मेशन जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने देखा था उस बेसिस पे हम यहां पे देख सकते हैं। ए का इमेज ए डैश पे बनेगा, बी का इमेज बी डैश पे बनेगा। मतलब ए बी वाली लाइन जो है वो ए डैश बी डैश वाली लाइन होगी इमेज में। इसी तरह से क्योंकि सी डी जो है वो बिहाइंड द बोर्ड है, तो जो उसका इमेज बना रहा होगा मिरर वो भी बिहाइंड द बोर्ड ही बनेगा। सी का इमेज सी डैश पे बनेगा जो उस लाइन पे होगा जो मैंने सी से ड्रॉ किया है और मिरर के परपेंडिकुलर है। तो मिरर से जितनी डिस्टेंस पे सी है मिरर के बिहाइंड उतनी डिस्टेंस पे इस लाइन पे सी डैश होगा। इसी तरह से डी का इमेज डी डैश पे बनेगा। डी से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है, तो मिरर से जितनी डिस्टेंस पे डी है उतनी डिस्टेंस पे पीछे की तरफ डी डैश होगा, और इस तरह से ये इमेज बनेगा। अब हम देखते हैं कि लैटरल इन्वर्जन कैसे वर्क कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो फेस है उसको मैं अपने फेस की तरह एज्यूम कर लूं, तो ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो मिरर की तरफ है, तो मेरा फेस भी मिरर की तरफ है और मैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो सी डी है वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में है और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में है। अब अगर मैं इमेज की बात करूं, तो अगर मैं अब इमेज की तरफ से खड़ा हो जाऊं तो अगेन ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट फेस है जो मिरर की तरफ है, इमेज में वही मिरर की तरफ होगा। तो इसका मतलब है यहां पे मेरा फेस मिरर की तरफ था, तो मुझे अब इस तरह से खड़ा होना है कि मेरा फेस मिरर की तरफ है। तो मैं इस तरह से खड़ा हूं और मेरा फेस मिरर की तरफ है। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में सी डैश डी डैश बोर्ड के अंदर है, इसका मतलब वो राइट साइड में है ऑब्जेक्ट के, और ए डैश बी डैश बोर्ड पर है, मतलब वो लेफ्ट साइड में है बोर्ड के। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट से तुम कंपेयर करते हो तो लेफ्ट और राइट जो है चेंज हो गया है। ऑब्जेक्ट में जो सी डी था वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में था, लेकिन इमेज जो उसका बन रहा है सी डैश डी डैश वो इमेज के राइट में आ रहा है। और ए बी जो ऑब्जेक्ट के राइट में था, तो इमेज में देखते हैं उसका इमेज ए डैश बी डैश उसके लेफ्ट में आ गया है। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट बन जाता है, और इसी चीज को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है तो वो इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज में राइट दिखाई देगा, जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज में लेफ्ट दिखाई देगा। इसी तरह से अगर मैं मिरर में अपना इमेज देखूं
और मैं अपना राइट हैंड ऊपर करूं, तो जो इमेज का जो हैंड ऊपर होगा वो भी इसी साइड होगा। तुम अगर देखोगे इमेज का वो हैंड जो इस हैंड की तरफ है वही ऊपर होता है। अब क्योंकि इमेज का भी इधर का ही हैंड ऊपर हो रहा है तो वो इमेज का एक्चुअली में लेफ्ट हैंड होता है। तो मतलब मेरा जो राइट हैंड है वो इमेज का लेफ्ट हैंड होगा। और इसी तरह से मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करूं तो इमेज भी अपने इस साइड के हाथ को ही ऊपर करेगा। इसका मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड है लेकिन इमेज का जो ये हाथ होगा वो राइट हैंड होगा। तो इस तरह से जो है मेरा लेफ्ट हैंड जो है इमेज में राइट हैंड बन जाता है। जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो प्लेन मिरर के इमेज में राइट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो प्लेन मिरर के इमेज में लेफ्ट बन जाएगा। और इसी चीज को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि इमेज वर्चुअल होता है एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मिरर से जितनी डिस्टेंस है इमेज की भी उतनी डिस्टेंस होगी। थर्ड जो होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज, दोनों की साइज सेम होगी। और फोर्थ जो है इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। हमने देखा कि प्लेन मिरर जो है रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। क्या ये पॉसिबल है कि प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म करे? क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, प्लेन मिरर भी रियल इमेज फॉर्म कर सकता है लेकिन वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो उसको देखते हैं कैसे। तो ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया और अब मैं देखना चाह रहा हूं कि ये रियल इमेज कैसे फॉर्म करेगा। तो ये रियल इमेज फॉर्म कर सकता है अगर इस मिरर पे जो इंसिडेंट रे है वो कन्वर्जिंग हो। रियल ऑब्जेक्ट था तो उससे जो इंसिडेंट रे था वो डाइवर्जिंग फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अगर प्लेन मिरर पे जो इंसिडेंट रे है वो कन्वर्जिंग फॉर्म में आए तो फिर क्या होगा? तो उस केस में रियल इमेज फॉर्म हो सकता है। कैसे? तो अगर मान लो एक इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, और दूसरा इंसिडेंट रे इस तरह से आ रहा है। अब ये मत सोचो कि कैसे आ रहा होगा। ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि जब प्लेन मिरर पे जो इंसिडेंट रे है, प्लेन मिरर पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है वो कन्वर्जिंग हो, ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अभी सिंपल सा ये तुम एज्यूम कर लो कि कहीं से ये दो रे आ रही हैं और ये दो रे प्लेन मिरर को स्ट्राइक कर रही है। तो प्लेन मिरर के लिए तो ये दोनों इंसिडेंट रे है, कहीं से भी आ रही हो प्लेन मिरर को, उससे क्या मतलब? और इंसिडेंट रे का मतलब हुआ ये किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है। प्लेन मिरर को ये लगेगा किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, लेकिन ये रे तो कन्वर्जिंग फॉर्म में आ रहा है। अगर इसको पीछे देखोगे तो ये डाइवर्ज हो रहा था, इसका मतलब ये किसी रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट से तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट का सोर्स होता है, उससे रे जो होगा वो तो डाइवर्जिंग फॉर्म में निकलेगा। तो ये जो दो इंसिडेंट रे है इसका ऑब्जेक्ट कहां पे ले हम? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट से आ रहा है। तो अगर ये प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रे है तो प्लेन मिरर के लिए फिर ऑब्जेक्ट कहां है? तो वो इंसिडेंट रे का जो मीटिंग पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट हुआ। रियल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है तो एक्चुअली में इंसिडेंट रे का जो कलेक्शन वाला पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, वही ऑब्जेक्ट है। अब यहां से अगर इसको मैं आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करूं तो दे विल अपीयर टू बी मीटिंग एट ए सर्टेन पॉइंट। तो अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो वो एक पॉइंट पे मिलता हुआ लगता है। इसका मतलब ये पॉइंट इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट है, बट इस पॉइंट से इंसिडेंट रे एक्चुअली में निकल नहीं रही है बल्कि इस पॉइंट पे मीट करती हुई लग रही है। तो क्योंकि इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे मीट करती हुई लग रही है और इंसिडेंट रे का कलेक्शन वाला पॉइंट जहां पे वो मीट करती हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बट ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे तो निकल नहीं रही है इससे, यहां पे दे अपीयर टू बी मीटिंग, मिलती हुई लग रही है। तो ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब हम देखते हैं इसका इमेज कैसे बनेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसके लिए नॉर्मल हुआ। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ।
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के दूसरी तरफ से इतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा, तो इस तरह से जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह से इस रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है। अगेन यहां पे जो ये वाला एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के दूसरी तरफ से इतना ही एंगल बनाता हुआ निकलेगा। और इस तरह से ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं एक्चुअली में इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट करता है तो वो इमेज बनेगा, और कैसा इमेज बनेगा, क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रहे हैं तो रियल इमेज बनेगा। तो इस तरह से प्लेन मिरर से रियल इमेज फॉर्म हो गया। और ये इमेज किसका होगा, ये जो पॉइंट है जिसको हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला था, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर रियल इमेज बना रहा है। तो इस तरह से प्लेन मिरर रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, लेकिन किसका रियल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म करेगा।